ठीक है, करते हैं हम फिर अपनी आज की क्लास को शुरू। अच्छा, मेरी पीपीटी एंड मेरी वॉइस एकदम क्लियर है? सभी को बता दो एक बार। एकदम क्लियर, अभी तक कोई वॉइस कट नहीं हो रही है? चलिए फिर, बढ़िया। अच्छा, ये चीज हम पहले से कर चुके हैं, वैसे एक बार दोबारा से देख लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ पर दोनों की बात हो रही है। कैसे, कौन कौन से कारक होते हैं जो टीचिंग और लर्निंग दोनों चीजों को अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अगर हम टीचर रिलेटेड फैक्टर्स की बात करें, यानी कि वो फैक्टर्स जो टीचर की वजह से हैम्पर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि देखो, टीचर से रिलेटेड क्या होगा कि मान लो कि मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मुझे खुद को ही नहीं आता है, तो ये फैक्टर किस चीज से रिलेटेड है? ये मुझसे रिलेटेड है। इस वजह से मेरी टीचिंग नहीं अच्छी हो पाएगी, क्योंकि ये चीज मुझे ही नहीं आती है। समझ में आ रहा है? तो वो फैक्टर्स पढ़ेंगे अभी हम जो टीचर से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, विषय का ज्ञान एवं शैक्षणिक योग्यता। ओके। ठीक है, जिसमें हम क्या बात करेंगे? वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई है कि टीचर को जो चीज वो पढ़ा रहे हैं उस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हायर डिग्रीज एनहेंस डेप्थ एंड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, बट क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। यहाँ पर क्या बात बोली गई कि सब्जेक्ट की नॉलेज हो, एकदम क्लैरिटी हो हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर। अगर अगर मेरे खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगी, है ना? ये वाली बात हो जाएगी। एक आता है आपका टीचिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग। टीचिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि शायद मैंने आज तक कभी मैंने कोई स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैंने कभी उस टाइप की मैंने ट्रेनिंग ही नहीं ली है, एंड मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ किसी बच्चे को या फिर किसी को भी। तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग हैम्पर होगी, क्योंकि वो चीज मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ठीक है। तो अगर टीचिंग स्किल्स उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, स्किल्स ऑफन मैटर मोर देन डिग्रीज अलोन। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स के पास में डिग्रीज तो होती है बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी, बट उनकी टीचिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती है। ठीक है। वो बच्चों के जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं कर पाते। अच्छा, टीचिंग स्किल्स का कभी मतलब ये नहीं होता कि टीचर ने एक बार बोला है तो समझ में आ जाए, वो टीचिंग स्किल्स अच्छी होती है, नहीं। टीचिंग स्किल्स का मतलब सिंपल सा बस ये होता है कि बच्चों की जो भी डाउट्स हो ना वो क्लियर हो जाए। अगर बच्चों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, बच्चे के कॉन्सेप्ट जो है वो टीचर के थ्रू क्लियर हो रहे हैं, दैट मीन्स कि हाँ, टीचिंग स्किल सही है। ठीक है, इज इट ओके सभी के लिए? अब एनसीईआरटी ने कुछ आपको को टीचिंग स्किल्स दिए हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से कब दिया है? 1982 में दिया है। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित मुख्य शिक्षण कौशल। इसमें क्या आएगा? राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखना। एग्जाम्पल के लिए क्या है इसमें कि मुझे जो भी पढ़ाना है मैं उसको सही तरीके से अगर लिख दूं, फ्रेमवर्क बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं बना दूंगी ना, तो कहीं ना कहीं मेरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, मैंने क्लास लेने से पहले मैंने आपको पहले बता दी कि देखो आज हम ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यानी कि टीचर को वो चीज समझ, यानी कि टीचर को अपने ऑब्जेक्टिव सही से पता तो हो, सही से वो उनको फ्रेम भी कर पाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, बट उसके लिए हमें शब्द नहीं मिल पाते, होता है ना ऐसा? यार कहना तो बहुत कुछ है पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहें। ठीक है। तो वही वाली बात है कि कैसे कहना है, वो सब चीजें भी पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट का मतलब क्या है कि जो भी चीज आप पढ़ाने वाले हो उससे रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपकी पाठ्य वस्तु है, उसको ऑर्गेनाइज करके रखो। पीपीटी हो गई आपकी, हर एक चीज हो गई, जो भी चीजें आप चाहते हो कि आपकी कंटेंट को पढ़ाने में हेल्प करेगी, उसको आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। अच्छा, ये कोई फेजेस नहीं है, ये कोई स्टेप्स नहीं है, तो नंबरिंग में याद करने की जरूरत नहीं है। सिम बेसिक है बहुत ज्यादा। सेट इंडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। लेसन को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से। स्ट्रक्चर एंड डिलीवरिंग क्वेश्चंस, मतलब कि कोई भी चीज अगर पढ़ा रहे हो तो वो एक स्ट्रक्चर में हो, ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो। हर एक चीज एक स्ट्रक्चर में चलनी चाहिए। ठीक है। एंड अगर लग रहा है कि बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस पूछने चाहिए तो हाँ, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ये सब चीजें हैं। रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। रिस्पॉन्स मैनेजमेंट का क्या है मतलब कि आपको क्लास को मैनेज भी इस तरीके से करना है कि क्लास वाले आपको रिस्पॉन्स दे। एंड अगर बच्चों ने आपको रिस्पॉन्स दिया है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, चाहे वो डाउट हो, कुछ भी चीजें हो, तो उन सब चीजों को भी टीचर को मैनेज करना आना ही चाहिए। ये सब कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप सभी समझ पा रहे होंगे, कुछ नई तो नहीं है, कुछ नया नहीं है इसमें। एक्सप्लेनिंग एंड इल्यूस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स, की जब भी एक्सप्लेन कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप अपने एक्सप्लेन के थ्रू आप एग्जाम्पल्स को भी लेकर आओ।
ठीक है, सीधा बस आपने एक लाइन पढ़ दी है तो बच्चे को वो चीज क्लियर नहीं होगी, आप उसको एग्जाम्पल भी दे सकते हो। स्टिमुलस वेरिएशन, स्टिमुलस वेरिएशन का क्या है मतलब, यानी कि वेराइटीज रखो हर एक चीज में। यहाँ पर सिंपल मतलब ये है। यूज ऑफ टीचिंग एड्स एंड ब्लैक बोर्ड, आपको लगता है कि आपको पढ़ाने में जो सब चीजें आपको हेल्प करेगी वो सब चीजें आप अपने पास में रखो पहले से। पिक्चर की जरूरत पड़ेगी पढ़ाने के लिए, पिक्चर लगा दो। मैप चाहिए पढ़ाने के लिए, मैप लगा दो। बुक चाहिए, बुक कर दो। यानी कि वो सभी आपको टीचिंग एड्स का यूज करना है जो आपको लगता है कि हाँ ये आपकी टीचिंग को अच्छा कर सकती है। प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन, हाँ बच्चों से भी चाहेंगे कि बच्चे भी अपनी थोड़ी बहुत भागीदारी दिखाए, बिल्कुल होगा। क्लोजर, इवेल्युएशन एंड रेमेडियल टीचिंग, ये भी होगा कि जो भी चीज आपने पढ़ाई उसको क्लोज करना भी तो आना चाहिए। ठीक है, मतलब कि पूरा आपने एक तरीके से समराइज कर दिया, ऐसे बता दो आप। मूल्यांकन कर दिया कि ये सब चीजें हैं, बच्चे की आपने परफॉर्मेंस चेक कर ली है, ये सब चीजें होगी। रेमेडियल टीचिंग, अगर खुद को लग रहा है कि हाँ कुछ रेमेडी करनी चाहिए अपनी टीचिंग को सुधारने के लिए, तो वो सब चीजें भी कर सकते हो। बेसिक चीजें, इसमें से कुछ मुश्किल लग रहा है इन 10 पॉइंट्स में से? नहीं? नहीं ना? ठीक है, देखिए फिर आगे। ओके, ठीक है। अच्छा कुछ नहीं है, ये बस ना आपकी स्किल्स का नाम है कि आपको क्या करना है कि अपनी टीचिंग स्किल्स में बस आपको वैरायटी लेकर आनी है। ठीक है, वैरायटी लेकर आओ एंड प्रोफेशनल होना चाहिए, ये हम सभी को पता है। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं। पर्सनैलिटी एंड हेल्थ, हाँ जी, ये सब चीजें भी टीचर फैक्टर्स में हो जाएगी। फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि टीचर अच्छा दिखे तभी वो अच्छा पढ़ा सकते हैं, नहीं, उस बारे में बात नहीं चल रही है। फिजिकल फिटनेस की बात ये है कि एग्जाम्पल के लिए कि अगर मेरी तबीयत खराब हो रही है तो शायद मैं उतना अच्छे से मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, ये होगा, ये होगा ना। क्योंकि जब टीचर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब कि एनर्जी वगैरह हर एक चीज लगती है। एंड अगर एग्जाम्पल्स भी देने हैं तो तबीयत खराब हो पाएगी तो उतने एग्जाम्पल्स भी नहीं आएंगे दिमाग में। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस, हाँ जी बिल्कुल, कि अगर टीचर बिल्कुल ठीक है हर एक उस चीज से तो कहीं ना कहीं पढ़ा पाएगा। यहाँ पर मेनली फिजिकल फिटनेस की बात करें, ये नहीं कि आपको मेंटली कोई टेंशन है तो उस चीज को अपने टीचिंग में लेकर आ रहे हो, नहीं। टेंशन तो हर एक किसी की लाइफ में है ना, वो तो बच्चे की लाइफ में भी है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को टेंशन नहीं होती। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस की बात चल रही है कि अगर हाँ तबियत वगैरह कुछ खराब है तो उतने अच्छे से टीचिंग नहीं हो पाएगी, तो ये एक फैक्टर हो सकता है जो टीचिंग को हैम्पर करेगा, जो कि टीचर से रिलेटेड है। मेंटल वेलबींग है, उतना मैं नहीं मानती हूँ कि मेंटल वेलबींग है कि मेरा मूड खराब है तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, ये क्या बात हुई है? मुझे नहीं लगता कि ये चीज होनी चाहिए। लोकस कंट्रोल पढ़ा था ना अभी हमने, कि मेरा मूड खराब है, वो मुझे टेंशन हो रही है, वो मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये तो चलता ही रहेगा। क्या पता कि आपकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो जो आपके महीनों तक चले, फिर तो क्या पढ़ाओगे नहीं आप बच्चों को? नहीं। तो कहीं ना कहीं लोकस कंट्रोल भी होना चाहिए कि अगर मेंटली कुछ भी चीजें चल रही हैं तो उसको बाहर रखो, क्लास में आ गए हो तो फिर क्लास पर ही ध्यान दो। स्पीच क्लैरिटी, जो भी आप वर्ड्स को बोल रहे हो एटलीस्ट वो बच्चों को समझ में तो आए। एग्जाम्पल के लिए कि आपके शब्द ही समझ में नहीं आ रहे कि टीचर बोल क्या रही है, वो शब्द ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या होगा, तब भी टीचिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। अप्रोचेबिलिटी, अप्रोचेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि मुझे हर एक बच्चे को ना अप्रोच करना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ इस बच्चे को मेरी अप्रोच की जरूरत है किसी भी चीज में, ठीक है, तो मुझे उसको अप्रोच करना चाहिए। क्लियर हो गया है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स सभी को? ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। नहीं नहीं है वैसे। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा लैग कर रहा होगा आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? है ना? चीजें हो रही है बट मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को, है ना? अभी अगर मेरी वॉइस अगर ब्रेक होगी ना तो मुझे बताना, वरना फिर मैं अपना कैमरा ऑफ करूंगी, सिर्फ बोलूंगी, क्या पता शायद तब जाके थोड़ा सा सही चले नेटवर्क। ठीक है, अभी ठीक आ रही है मेरी वॉइस एकदम? अभी तक जो पढ़ाया वो क्लियर है? टीचर रिलेटेड, फैक्टर से रिलेटेड, है ना? सभी चीजें क्लियर है? ओ, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं? चलो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स। किसी का तो माइक है जो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट करिए।
आई थिंक ज्योति आपका। ज्योति का। ठीक है, कुछ बोलना था ज्योति आपको? नहीं मैम। नहीं, ऐसे ही बस चेक कर रहे थे कि क्लास को डिस्टर्ब कर सकते हैं क्या? नहीं, मैंने देखा नहीं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। नेक्स्ट क्या आती है, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, शिक्षार्थी संबंधी कारक, एज एंड मेच्योरिटी, कोग्निटिव ग्रोथ इंक्रीजेस द रेट एंड डेप्थ ऑफ लर्निंग, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता से अधिगम की दर बढ़ती है। ये कैसे हो सकता है? टीचिंग को हेम्पर करेगा एज एंड मेच्योरिटी, एंड करेगा तो कैसे करेगा? सभी चीजें पढ़ चुके हैं, कुछ नई नहीं है, तो अपने ना मुंह खोल लो प्लीज, बंद मत करो, ऐसे चुपचाप मत बैठो। चलो बताओ, ये चारों के चारों पढ़ा, पॉइंट्स आप ही बताओगे। तो पढ़ा। ये पढ़ा हुआ है? मैम एज और मैच्योरिटी में ये होगा ना कि जो बड़े बच्चे हैं। हाँ जी, बोलो ज्योति। अरे मुझे आवाज ही नहीं आ स्किल रही ज्यादा आपकी। रहेंगी तो वो कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाएंगे। दोबारा बोलो। अब आ रही है? मैम आपका नेट नहीं चल रहा। अरे मेरा ही नहीं चल रहा है, चलिए। या हाँ जी ज्योति बताओ अब। मैम एज और मैच्योरिटी में तो ये होगा ना कि जो बड़े एज के बच्चे हैं उनकी कॉग्निटिव स्किल ज्यादा है, तो मतलब जो रीजनिंग है वो इजीली समझ पाएंगे, और लॉजिकल स्किल भी ज्यादा है, तो जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, एग्री करते हो सभी? एग्री करते हो सभी? ठीक है। कोग्निटिव ग्रोथ यानी कि हमारी जो मानसिक जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे ही तो ग्रो करती है। अगर मैं किसी फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे को मैं टेक्निकल चीजें पढ़ाऊँ तो उसको समझ में नहीं आ पाएगी ना। ठीक है, तो एज एंड मेच्योरिटी भी कहीं ना कहीं काम कर लेती है कि हाँ बच्चे की शायद एज, एग्जाम्पल के लिए कि मतलब कि ये चीज ना मेरे साथ में हुई थी कि जब मैं कॉलेज में गई थी ना, अब देखा जाए तो हम कॉलेज में गए हैं, वो हमारा है तो फर्स्ट ईयर ही। ठीक है, देखा जाए तो है तो हम 12th पास आउट ही ना। ठीक है, तो अभी हमारी ग्रेजुएशन तो नहीं हुई है। ठीक है, बट लेकिन कभी कभी ना वो ट्रीट इस तरीके से कर देते, यानी क्वेश्चंस वो इस तरीके से पुट करते थे एंड समझाते वो इस तरीके से ही थे कि ना जैसे हमने ग्रेजुएशन कर ली है। एंड मैं सोचती थी कि अभी हम ग्रेजुएशन में हम आए हैं, हम अभी बस 12th पास आउट ही हैं। ठीक है, अभी बस एक महीना ही हुआ है कि हमने बस 12th पास आउट कर लिया, अभी हमारा जो हमारी जो सोचने की क्षमता जो है वो उस लेवल की नहीं, उसमें अभी टाइम लगेगा, है ना। तो एग्री करते हो ये सब चीजें कि हाँ टाइम लगता है ना बढ़ने में। तो एकदम से उतनी टेक्निकल चीजें दे दोगे तो मेरे ख्याल से नहीं। तो हाँ, बच्चे की जो भी मानसिक जो क्षमता होती है, जो सोचने की जो शक्ति होती है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फैक्टर बन सकती है टीचिंग के लिए। ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हाँ बिल्कुल हो सकता है। फिजिकल का क्या मतलब होगा कि यहाँ पर बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं है तो बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। अगर आप में से भी किसी की अभी तबीयत खराब हो तो आप अच्छे से अपनी मतलब 100% आप नहीं दे पाओगे, आप लो फील करोगे एंड आधी बात आपके सर के ऊपर से जाएगी, कुछ तो जाती ही है, कुछ तबीयत खराब होगी तो और ज्यादा चली जाएगी। यही तो होगा, है ना। फिजिकल हेल्थ तो करेगी, चलो मेंटल हेल्थ किस तरीके से करेगी, मेंटल हेल्थ करती है। मेंटल हेल्थ में काफी सारी चीजें आ जाएंगी, देखो वैसे तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब देखो बाकी सब जो टेंशन है वो तो फैक्टर नहीं होना चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि टेंशन तो चल ही रही है। बट हाँ, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेंटली हाँ रिलेट कर जाती है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। एंजाइटी फील हो रही है, आपको डर लग रहा है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। कॉलेज का फर्स्ट डे है, हर कोई नया है, इतने बड़े कॉलेज में चले गए, छोटे से शहर से आए थे, नहीं पढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं वो डर रहता है कि मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं कैसे जवाब दूंगा। ये सब चीजें भी होती हैं, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है आईक्यू, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। कोई ये बता सकता है ये चार चीजें? कोई भी?
नहीं आ रहा दिमाग में। हाँ हाँ जी बोलो बोलो। बच्चे का अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा पढ़ने में फिर वो कैसे पढ़ेगा। और अगर उसको मतलब उसका IQ लेवल इतना अच्छा नहीं होगा तो उसे समझ भी नहीं आएगा इतनी जल्दी। और इंटरेस्ट तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ ही चुका होगा कि इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, बच्चे की रुचि नहीं है पढ़ने में तो नहीं पढ़ पाएगा। एटीट्यूड का यहाँ पर क्या मतलब है? लर्नर का एटीट्यूड, किस एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं? सीखने के लिए जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ हाँ वही पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि पढ़ने को लेके इच्छा किसी की। ठीक है। एप्टीट्यूड? मैम नेचुरल एबिलिटी होती है जो समझने की। ठीक है। आईक्यू? सब्जेक्ट का कितना ज्ञान है उसको। सब्जेक्ट का कितना ज्ञान है। अच्छा। उसकी जो बौद्धिक क्षमता है मैम, हम्म। उसको किसी भी चीज को समझने की उस पे भी, क्योंकि अगर IQ भी डिफर करता है ना, सबका अलग अलग होता है। सम पीपल अंडरस्टैंड इट क्विकली, सम टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द सेम थिंग। तो उस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये चारों चीजें यही है आपकी। ठीक है। इन चारों में कोई प्रॉब्लम किसी को? आईक्यू, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट? नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन एंड लेवल ऑफ एस्पिरेशन। बिल्कुल, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत है कि मुझे ये मोटिवेशन एंड लेवल ऑफ एस्पिरेशन? नहीं ना। चलो फिर आगे देखते हैं। फिर क्या आता है? अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ा है कि अभी टीचर से रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं एंड लर्नर वाले अभी हमने कर लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सपोर्ट मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, सहायक सामग्री एवं अनुदेशात्मक सुविधाएं। सपोर्ट मटेरियल, सपोर्ट मटेरियल में क्या क्या होगा आपका? वो सभी चीजें जो आपकी टीचिंग में आपको हेल्प करेगी। एग्जाम्पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई चीज पढ़ानी है बच्चों को सिर्फ सुना के, सिर्फ सुन के। ठीक है, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है तो उस तरीके से पढ़ा लो। कोई चीज दिखा के पढ़ाना है तो दिखा के पढ़ा लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑडियो और विजुअल दोनों होना चाहिए, जो अभी हमारा चल रहा है। अभी आप देख भी पा रहे हो मेरी स्क्रीन, ठीक है, साथ में आप मुझे सुन भी पा रहे हो। तो ऑडियो और विजुअल दोनों चीजें चल रही हैं। स्टडी नोट्स हो सकते हैं, आईसीटी के जो भी टूल्स हो सकते हैं, वो सब चीजें, यानी कि वो सभी चीजें जो हमारी टीचिंग में हेल्प करती हैं उसको हम सपोर्ट मटेरियल बोलेंगे। ठीक है। इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस में क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस ये अभी हम कर चुके हैं। लर्निंग बाय डूइंग, मैं चाहती हूँ कि बच्चा कुछ करके सीखे, बच्चा खुद से पार्टिसिपेट करे, बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करे, तब जाके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, ये सभी चीजें हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने आपको प्रोजेक्ट दे दिया बनाने के लिए एंड फिर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, कर भी आप ही रही हो एंड उस प्रोजेक्ट को बना के उससे सीखोगे भी आप ही। क्या क्या सीख सकते हो प्रोजेक्ट से कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना होता है, कैसे टाइम को मैनेज करना होता है। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें हो सकती है। तो ये आपने यहाँ पर क्या किया? लर्निंग बाय डूइंग कर लिया। होल वर्सेस पार्ट लर्निंग, इसमें क्या क्या होगा? होल वर्सेस पार्ट लर्निंग का मतलब क्या होगा? लर्निंग कंटेंट एंटायरली वर्सेस ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर चंक्स। इसका क्या मतलब होगा, कोई बता सकता है? होल वर्सेस पार्ट लर्निंग। मैम होल एक तो पूरे कंटेंट को साथ में पढ़ाना और दूसरा चंक्स में ब्रेक करके पढ़ाना। ठीक है। मैम, हाँ जी यू कैन हियर मी? हाँ हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ, तो इसमें होल और पार्ट में बेसिकली क्या होता है ना, दिस हम से हमारे एक बार कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं जो बड़े होते हैं, तो उसमें जैसे हम शीर्षासन सिखाते हैं, है ना, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, या फिर आप सर्वांग आसन ले लो, सो यू बेसिकली डू इट लाइक अ पार्ट मेथड। पहले उसको धीरे से, जैसे यू फोल्ड योर लेग्स, है ना, तो आधे तक गए, फिर स्टार्टिंग, फिर लास्ट में आप टांगों को ऊपर उठा के प्रॉपर स्ट्रेट करते हो, तो इससे ना जो लर्निंग वो इजी हो जाती है, तो बहुत प्रेशर नहीं आता है। तो आप जब स्टेप वाइज सीखते हो बेसिकली, सो दिस इज स्टेप वाइज लर्निंग।
तो पहले आप उसको पार्ट्स में सीखते हो और फिर देन यू टेक द होल प्रोजेक्ट एंड पुट इट टुगेदर। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, ओके। मेरे पास आवाज थोड़ा सा लेट जा रही है ना, नेटवर्क इशू की वजह से। बिल्कुल यही है, ठीक है। होल वर्सेस पार्ट लर्निंग यही है आपका कि छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर रहे हो ताकि वो चीज़ आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में समझ आए। सिंपल बात तो यही है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे कि जब हमने फर्स्ट किया तो हमने क्या किया था, हमने पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल मैंने आपको चीज़ें बता दी है, होल में मैंने आपको पढ़ा दिया पहले। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हर एक चीज़ को हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं ना, ताकि हमें अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ये होता है आपका होल वर्सेस पार्ट लर्निंग, ठीक है। स्पेस्ड वर्सेस मास्ड प्रैक्टिस, इसका क्या मतलब होगा? कंटिन्यूअस क्रैमिंग वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस सेक्शन, इसका क्या मतलब होगा? अभ्यास का वितरण। मैम क्या आ रहा है दिमाग में? because it's too much. हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। जी मैम, तो बेसिकली रादर देन क्रैमिंग व्हाट यू डू इज कि आपके पास जो चीज़ है आप उसको थोड़ा थोड़ा सीखिए, जैसे आप हमें सिखा रहे हो, है ना, कि पहले आपने एक पार्ट सिखाया, फिर ओके आज इतना करके लेके आना है, फिर कल आप दूसरा एक टॉपिक उठाते हो, फिर वो सिखाते हो, देन वी गो थ्रू इट, देन यू आस्क क्वेश्चन अबाउट इट। सो तो आप एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में करके आप सीख लेते हो, ठीक, स्पेस देके उसमें। ओके 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 ओके, ठीक है। स्पेस वर्सेस मास प्रैक्टिस क्या होगा? देखो, एक तो तरीका ये हो कि ना बस मैं पढ़ाए जा रही हूँ, पढ़ाए जा रही हूँ, पढ़ाए जा रही हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है कि आपको कितनी ज्यादा वो क्लैरिटी हो रही है या फिर कितना ज्यादा वो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, कितना आपका उसके अंदर एप्टीट्यूड क्लियर हुआ है, कितना नहीं हुआ, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है। बस मैं चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ। बट लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस सेशंस में क्या रहा है कि जितना मैं पढ़ाती रहूंगी ना, मैं चाहती हूँ कि उस चीज की प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छे से हो पाए। कि आज इतना ही किया है तो उससे रिलेटेड फिर 2-3 क्वेश्चंस बिल्कुल, मतलब कि हर पीपीटी के लास्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, अगर आपने देखा होगा तो, अगर आप नोट्स खोल रहे होंगे तो देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि इस तरीके से रेसिटेशन क्या होता है, एक्टिव रिकॉल एंड लाउड रेसिटेशन। स्कूल्स में किया था ना हमने, टेबल्स जिस तरीके से हम याद करते थे, ठीक है, टेबल्स भी याद करते थे, जैसे कि लाउड रेसिटेशन हो गया, फिर एक्टिव रिकॉल, ठीक है। सर्च पर पाठन की खुद से याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में सब्जेक्ट मैटर कंटेंट फैक्टर्स। हाँ जी, बिल्कुल, विषय वस्तु संबंधी कारक हो सकते हैं सब्जेक्ट मैटर, डिफिकल्टी एंड लेंथ। सब्जेक्ट कितना डिफिकल्ट है वो भी एक डिपेंड करता है कि आपकी टीचिंग किस हिसाब से होगी, ठीक है। सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल भी हाँ मैटर करता है बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है, तो शायद उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लगेगा, हाँ या ना। कोई चीज ऐसी है जो आपने पहले से पढ़ी हुई होगी, शायद उसको पढ़ाने में उतना समय नहीं लगेगा मुझे, एंड उतने एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे, है ना। मानते हो ना ये वाली बात मेरी? ठीक है। एक आता है आपके पास में लेंथ। लेंथ का क्या मतलब होगा आपका? लेंथ का मतलब ये होगा, देखो कुछ कुछ चीजें जो होती है लेंथी तो बहुत ज्यादा होती है, यानी कि लंबी तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन मुश्किल नहीं होती है, ये भी चीज आपने देखी होगी, ठीक है। एंड कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है जो लंबी भी बहुत ज्यादा है और डिफिकल्ट भी बहुत ज्यादा होती है। तो हाँ, ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो टीचिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि हाँ सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो किस तरीके से पढ़ाया जाए, क्या सब चीजें यूज की जाए, क्योंकि सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है ना बहुत ज्यादा वो। एंड एक चीज है कि सब्जेक्ट लेंथी बहुत ज्यादा है, सब्जेक्ट लंबा ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट लेकिन हो सकता है कि शायद सब्जेक्ट लंबा तो बहुत ज्यादा है, यानी कि मान लो कि चैप्टर्स तो उसमें 100-150 हैं, बट वो उतने मुश्किल नहीं है, अपनी लाइफ से रिलेटेड ही है, तो हो सकता है कि शायद उतना टाइम भी ना लगे। इज इट क्लियर? डिफिकल्टी एंड लेंथ सभी के लिए, ठीक है। मीनिंगफुलनेस एंड सिमिलैरिटी। मीनिंगफुलनेस एंड सिमिलैरिटी, हाँ जी ये भी हो सकता है। सिमिलैरिटी बता देती हूँ मैं पहले। सिमिलैरिटी में क्या रहेगा कि मान लो सब्जेक्ट में ऐसा कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं किसी और चीज से सिमिलर दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कि टीचिंग के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखी है जो हमने अपनी स्कूल लाइफ में
फेस किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, तो सिमिलर लग रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी जो तरीका होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, हाँ या ना। मैं आपको एकदम से मैं आपको यही चीज बोलूंगी कि आपको याद होगा कि स्कूल्स में इस तरीके से हुआ करता था, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें एग्जाम्पल के लिए कि ना टीचिंग में कुछ ऐसी चीज है कि जिसमें ये चीज दी हुई है कि मतलब कि 8 बजे के बाद में आपके स्कूल में एंट्री नहीं होगी, तो मैं क्या बोलूंगी, अच्छा आपने देखा होगा कि ना हमारे स्कूल्स में भी ऐसे ही हुआ करता था। तो ये चीज क्या हो रही है, ये चीज कहीं ना कहीं समानता दिखा रही है। तो जिस चीज में समानता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, अच्छा फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो हैम्पर ही करेगा, हो सकता है वो मदद भी करे। ठीक है, मीनिंगफुलनेस, हाँ जी बिल्कुल। मीनिंगफुलनेस का मतलब क्या होगा इसमें, मीनिंगफुलनेस, सिमिलैरिटी तो चलो समझ में आ गया, व्हाट इज मीनिंगफुलनेस, सब्जेक्ट मैटर में मीनिंगफुलनेस। थिंग्स शुड बी रिलेटेड, है ना, उसका मतलब समझ आना चाहिए। जो इवन जो भी आप माध्यम यूज कर रहे हो सिखाने के लिए, इट कुड बी एग्जाम्पल, इट कुड बी सिचुएशनल, बिल्कुल, जैसे भी है, तो दैट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है। मीनिंगफुलनेस आपने देखे हो कि ना कुछ सब्जेक्ट मतलब कि ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं ना कि हम क्यों ही पढ़े, तो इसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ना है हमें ये। ठीक है, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट्स अगर मतलब कि ऐसे होते हैं ना जो मीनिंगफुल होते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये काम भी आएगा हमारे लिए, ये रिलेटेड है, ये रेलिवेंट है, तो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, होगा ऐसा भी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि अगर कोई भी आपके पास में सामग्री जो है, कोई भी कंटेंट जो है, आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे इन अ वेरी लॉजिकल वे। एग्जांपल के लिए सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओ, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ में जाओ। बताती हूँ अभी क्या है। जो भी आपका कंटेंट है, आपको उसको किस तरीके से मैनेज करना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ में जाओ। सबसे पहले सिंपल सिखाओ, उसके बाद में फिर आप उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ, यानी कि उसका डिफिकल्टी लेवल आप डिफरेंट करते रहो। एग्जाम्पल के लिए मतलब कि 8th क्लास में जो आपने बायोलॉजी पढ़ी थी, क्या वो 12th क्लास में सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है। क्या फिर जो एमबीबीएस करते, क्या वो उसमें सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले हम सिंपल सीखा, सिंपल से फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ गए, यानी कि डिफिकल्टी लेवल चेंज हुआ है हमारा। तो इस तरीके से आपको चीजों को स्ट्रक्चर करना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर मैं आपको कोई डिफिकल्ट चीज सिखा रही हूँ तो शायद उसको समझना मुश्किल होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको उसके बेसिक्स ही नहीं पता है। आप सोच के देखो ना कि अगर आपको फर्स्ट क्लास में ये अल्फा बीटा थीटा एंड ट्रिग्नोमेट्री अगर बता दिया होता तो क्या समझ पाते आप? जबकि आपको प्लस माइनस भी नहीं आता है, नहीं समझ पाते ना। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओ, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब होता है कि जो चीज हम देख सकते हैं उनके ऊपर अगर आप विचार लगा पा रहे हो, सबसे पहले वही चीज दिखाओ। फिर आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाओ, यानी कि उस चीज के ऊपर भी सोच पाना जो अब आपके सामने भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए छोटे बच्चे को जब भी आप ए फॉर एप्पल आप सिखाओगे तो उसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भूल जाएगा ना कि अच्छा क्या होता है। तो बच्चों को आप दिखा के पहले समझाते हो। बट अब अगर हम बड़े हो गए तो मुझे हर बार हर एक चीज के लिए आपको पिक्चर दिखाने की जरूरत तो नहीं है, आप खुद अपने दिमाग में सोच लेते हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अब आपकी हो चुकी है, हाँ या ना। तो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ में जाना है और सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ में जाना है। इज इट क्लियर सभी के लिए, तीनों चीजें? ठीक है अदिति, क्लियर? ठीक है, ओके। कैमरा सिर्फ मेरा बंद है, ठीक है, नजरें पर मेरी खुली हुई है। कैमरा भी सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि थोड़ा नेटवर्क हो रहा है इशू, वरना मैं कभी कैमरा बंद नहीं करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास में लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। बिल्कुल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल के लिए कि जिस स्कूल्स में आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, वहां पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो आपको वो जगह ही सेफ नहीं लग रही है। ठीक है, तो आपका लर्निंग का एनवायरनमेंट ऐसा हो जहां पर फ्री फ्रॉम फियर हो, यानी कि जहां पर आपको पढ़ने में डर ना लगे। ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां पर आप ओपन डिस्कशन कर सको। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, शंका है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हो।
साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सभी चीज देखो, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? फिजिकल, एग्जाम्पल के लिए आप स्कूल में गए हो पढ़ने के लिए एंड स्कूल में ब्लैक बोर्ड ही नहीं है, स्कूल्स में अंधेरा इतना ज्यादा है, ब्लैक बोर्ड है बट स्कूल में अंधेरा ही इतना ज्यादा है कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि वो लिखा क्या हुआ है, तो क्या पढ़ पाओगे आप? नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। तो ये हो गया आपका फिजिकल। साइकोलॉजिकल क्या होगा कि मतलब कि स्कूल का स्ट्रक्चर तो ठीक है बट लेकिन वहां का एनवायरनमेंट जो है वो साइकोलॉजिकली यानी कि मनोवैज्ञानिक तरीके से ठीक नहीं है, आपको वहां पर बैठने में डर लग रहा है, अपने क्वेश्चंस पुट करने में डर लग रहा है, अपने आपके जो भी डाउट्स है वो पूछने में आपको डर लग रहा है, आपको अपने साथ वालों से एंगेज करने में डर लग रहा है, तो ये दोनों चीजें भी होंगी तब भी आपकी लर्निंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। मानते हो ये चीज? होगा ना ऐसा? चलिए, दीक्षा ने तो बोल दिया कि ऐसा होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट होगा हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लाइमेट, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था। ऑटोनॉमी फॉर टीचर्स टू डिजाइन लेसन्स एंड पॉजिटिव इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट विदाउट अनड्यू प्रेशर। देखो, आप किसी स्कूल में हो, अपने तरीके से आप अपने लेसन को प्लान कर ही नहीं पा रहे हो, तो प्रॉब्लम होगी ना एज अ टीचर पढ़ाने में भी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि अभी आप सभी मतलब कि मेरे ख्याल से योग सिखाते हो, सभी हैं यहाँ पर जो योग सिखाते हैं, क्लासेस लेते होंगे, है ना? अनामिका नहीं? तो आगे चल के सिखाओगे, होगा ऐसा? ठीक है, तो आगे चल के सिखाओगे, कुछ टाइम के बाद में सिखाओगे। अगर ऐसा हो कि आपको आज क्या सिखाना है, किस तरीके से सिखाना है, अगर आप अपने हिसाब से ना कर पाओ तो क्या आप अच्छे से सिखा पाओगे? नहीं सिखा पाओगे। आपको जो सिखाने के लिए जो एग्जाम्पल्स देने चाहिए आप वो दे ही नहीं पा रहे हो, तब भी आप अच्छे से नहीं सिखा पाओगे ना, नहीं हो पाएगा। एंड जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर आप काम कर रहे हो वो आपको पॉजिटिवली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या तब भी आप कर पाओगे काम? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है कि उनके हिसाब से ही चलना है, तो कैसे पढ़ाओगे? ठीक है, तो ये सब चीजें भी होंगी, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपकी टीचिंग के फैक्टर्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर सभी चीजें? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं? कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ये कुछ प्रैक्टिस सेशंस है, 2 ही क्वेश्चंस है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस ही दे रही हूँ, वो बस पढ़ लिया करो। ठीक है, चलिए फिर 2 मिनट का ब्रेक लो सभी, फिर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नया है, थोड़ा सा ब्रेक लो। जब लगे कि ब्रेक हो चुका है तो आ जाना, चेहरे दिखा देना अपने, ठीक है?
चलो आ लो फिर, सब हो गया ब्रेक। दिखाइए अपने चेहरे। दीदी आते ही एकदम खुश हो गई, बाकी सब तो थके थके रहते हैं, दीदी हंसती रहती है बस। मैं सो के उठ जाती हूँ ना मैम उस टाइम तक। अच्छा, और बाकी सब? बाकी सब नहीं सोते? नहीं, दीक्षा तो बोल रही है हाँ, तब भी ये हाल है, इतने आलसी आलसी क्या हो गया? हाँ, मेरी कॉलेज कॉलेज की क्लासेस में भी होती हैं। मैम शक्ल ही ऐसी दी है भगवान ने। शक्ल शक्ल तो इतनी सुंदर दी है, अभी बस किसी पार्टी में जाओ ना तब देखना कैसे चमकेगी यही शक्ल आपकी। तब तो हर किसी को फेल कर दोगे आप। शक्ल तो सबकी सुंदर ही है, शक्ल थोड़ी ना बुरी होती है किसी की, किसकी होती है शक्ल बुरी? शक्ल तो किसी की बुरी नहीं 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 होती। मैम, थकी थकी वाली। ठगी नहीं ठगी नहीं, वाली? बुरी तो किसी की नहीं होती। अरे हाँ। ठगी ठगी वाली क्या, बस ये मुंह ऐसा बना लेते हो, ऐसे ऐसे चेहरा करके बस अजीबो गरीब चेहरे बना लेते हो। अच्छा, ओके, करें फिर आगे? कर सकते हैं, चलो फिर करते हैं फिर हम शुरू। स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? है ना, ठीक है, ओके। अभी हम बात करेंगे वैल्यूएशन की, असेसमेंट की एंड मेजरमेंट की। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एक मतलब कि अलग था, अब मान लो कि थोड़ा सा और नया है, वो कहीं ना कि हमारे रिलेटेड चल ही रहा था चीजें ना, अभी थोड़ा सा नया है। मूल्यांकन, आकलन और मापन, किसी को पता है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? कभी ना कभी हम इन तीनों चीजों को हम एक साथ ही लेकर चल रहे होते हैं, किसी को पता है डिफरेंस इन तीनों में क्या होता है? अदिति याद तो इस तरीके से करे कि जैसे कॉपी पे लिखा हुआ था, अगर पेज नंबर याद आ जाए तो सब बता दूंगी। किसी को पता है मूल्यांकन, आकलन, मापन? हाँ जी, प्रिया। हेलो हेलो। मैम, यस। हेलो यस। हेलो बोलो। मैम, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सुनाई दे रहा है। मैम सॉरी, माय रूममेट इज स्लीपिंग सो आई कांट स्पीक लाउड। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, नहीं बट आपकी आवाज मुझे अच्छे से आ रही है वैसे, धीरे बोलोगे तब भी आ ही रही है। बता सकते हो सो दैट्स इन तीनों में क्या डिफरेंस है? मैम, आई थिंक जो हमारा जो इवेल्युएशन होता है उसमें तो इवेल्युएशन वी नीड सर्टेन डेटा टू इवेल्युएट, राइट? like a comparison or something like study. ओके, And जो हमारा assessment होती है, so assessment is basically you don't need comparative data, you just need data to assess it, to check wrong or right. ठीक है। मेजरमेंट? Hello? नहीं, बाकी कोई, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है इन तीनों से रिलेटेड? अच्छा, शब्द तो सुने सुने लग रहे होंगे ना, अनामिका, है ना? लग रहे होंगे ना एकदम सुने सुने, बस सुने हैं। कुछ पता है इनके बारे में? किसी भी एक के बारे में पता है तो बता दो।
दीक्षा, वेलकम। ज्योति, मैम ज्ञान की सुने ज्योति। तो है पर एकदम वाओ, अच्छी वाली वर्डिंग नहीं आ रही दिमाग में। अच्छा, शब्द नहीं आ रहे हैं, मतलब शिट, यही तो प्रॉब्लम हो जाती हाँ, है। शब्द नहीं आते दिमाग में, तभी तो फिर बात रह जाती है। चलिए, हाँ जी ज्योति, ज्ञान की ज्योति जगाएंगे आप। मैम इवेल्युएट मतलब तो होता है चेक करना, मतलब रिजल्ट देखना कि रिजल्ट देना बच्चों को जो भी उनका असाइनमेंट है उससे रिलेटेड। और मेजरमेंट मतलब क्वांटिटेटिव वे में, मतलब नंबर्स के फॉर्म में देना रिजल्ट। और असेसमेंट में मतलब कंपैरिजन करना, इतना पता है। ठीक है, अदिति। और जो मेजरमेंट होता है मैम, उसके लिए तो वी नीड सर्टेन स्टैंडर्ड एंड सर्टेन रूल्स ठीक, basically. It ओके could be for numbers, it could be for objects. ओके ओके, ठीक है। अदिति, आ रही हो? नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है? नहीं पता है? नहीं मैम। ओके ओके, देख लेते हैं अभी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा, अगर ना ये देखा जाए, ये तो वैसे आपको स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है। इट्स अ काइंड ऑफ, आप ना सर्कल बना सकते हो जिसमें सबसे अंदर आप मेजरमेंट रखो, उसके बाहर फिर असेसमेंट रखो, फिर उसके आउटर सर्कल में आप इवेल्युएशन रखो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मेजरमेंट की बात करें, सो मेजरमेंट होती है आपकी क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस असाइनिंग नंबर्स और रो स्कोर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? मेजरमेंट आपकी क्वांटिटी से रिलेटेड होती है, मात्रा से रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये बोल रही हूँ कि इशिका को मैथ में 95 नंबर मिले हैं और हिंदी में 59 नंबर मिले हैं, ये हो जाएगा आपका मेजरमेंट। ठीक है, जिसमें हम क्वांटिटी की अभी हम बात कर रहे हैं। अभी हम इसके जो मतलब कि सर्टेन जो क्राइटेरियाज रहते हैं उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। बट अभी एक सिंपल टर्म्स में अभी हम देखें कि मेजरमेंट होता क्या है। सो मेजरमेंट होगा आपका जब आप क्वांटिटेटिव तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप किसी की परफॉर्मेंस को बता रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि मैंने आपको बोल दिया कि ये चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, कि आपको क्या लगता है कि आप इसको 10 में से कितने स्कोर करोगे। ठीक है, वैसे में मेजरमेंट सिंपल भाषा में कि किसी चीज में आप उसको क्वांटिटेटिव तरीके से आप उसको मेजर कर रहे हो, सिंपल भाषा में कि इशिका को मैथ में 95 नंबर मिले हैं, ये हो गया आपका। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट होती है प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा, एनालाइजिंग, कंपेयरिंग एंड रैंकिंग परफॉर्मेंस टू अंडरस्टूड प्रोग्रेस। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आप क्या करते हो, आपके पास में जो भी आपको डेटा मिला है ना, उस डेटा को आप एनालाइज करते हो अच्छे से, उसको फिर आप कंपेयर करते हो अच्छे से, एंड फिर अपने परफॉर्मेंस बता देते हो। एग्जाम्पल के लिए कि अभी आपको अपने मैथ्स के नंबर तो पता लग गए हैं, हिंदी के भी आपको नंबर पता लग गए, किसी और सब्जेक्ट के भी आपको नंबर पता लग जाएंगे। अब आप क्या करोगे, अब इन सभी डेटा को आप एक साथ गैदर करोगे, एनालाइज भी करोगे, फिर आप इसको कंपेयर करोगे। कंपेयर किस चीज से करोगे? शायद आप अपने साथ वाले से कर रहे हो कंपेयर, किया तेरे नंबर तो मुझसे ज्यादा आए हैं, मेरे तो कम आए हैं। या फिर आप खुद से भी कंपेयर कर सकते हो कि लास्ट टाइम मैंने कितना स्कोर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप खुद को एक रैंक के उसमें कर देते हो खड़ा। जैसे कि इशिका स्टूड 5th इन हर क्लास, यानी कि इशिका जो है 5th नंबर पर आई है अपनी क्लास में। इज इट क्लियर? समझ में आ गया है? थोड़ा सा एक अप लेवल हो गया कि मेजरमेंट सिर्फ क्वांटिटेटिव तरीके से हो गया है। असेसमेंट हो गया आपका जब आपको सारा आप डेटा आप गैदर करोगे, फिर आप उसको एनालाइज भी करते हो, कंपेयर भी करते हो। कंपेयर खुद से भी कर सकते हो, अपने साथ वाले से भी कर सकते हो, एंड फिर आप खुद को एक रैंक देने में थोड़ा सा करते हो कि हाँ कैपेबल आप मान लेते हो। ये दोनों चीजें हैं हमारी मेजरमेंट एंड असेसमेंट। इनकी डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, बट अकॉर्डिंग टू टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपके सिलेबस के हिसाब से वो ये है। इज इट क्लियर सभी के लिए? मेजरमेंट एंड असेसमेंट दोनों ही चीजें क्लियर हो गई है सभी को? इसमें कोई डाउट है? क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप कर दो, मेजरमेंट एंड असेसमेंट क्लियर हो गया तो। ठीक है, प्रिया एंड ज्योति। अच्छा, शिवम भी आ गए हैं, ठीक है ठीक है। ठीक है, मेजरमेंट हो गया, असेसमेंट हो गया।
अब आता है आपका लास्ट में मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन होती है आपकी लास्ट एकदम जजमेंट। जजमेंट क्या होगी? एग्जाम्पल के लिए आपको अपने मार्क्स पता लग गए, मार्क्स के बाद में फिर आपको अपनी प्रोग्रेस भी पता लग गई कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। अब आप उसी चीज का मूल्यांकन भी करते हो। मूल्यांकन आप किस तरीके से कर रहे हो कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आया, फिर आपने अच्छी प्रोग्रेस नहीं की है, तो आप यहाँ पर जजमेंट भी करते हो कि मेरी गलती कहाँ पर रह गई है, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों अच्छे से नहीं हुआ। और अगर आपके अच्छे नंबर आए भी हैं तब भी आप खुद का मूल्यांकन करते हो। एग्जाम्पल के लिए, इशिका परफॉर्म्ड वेल ओवरऑल बट नीड्स रेमेडियल फोकस ऑन हिंदी। एग्जाम्पल के लिए क्या हो कि इशिका ने वैसे तो सारी सब चीजों में अच्छा किया है, बट कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदी में उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक और एग्जाम्पल से आप इसको समझ लेते हो, जैसे कि अभी आप यूजीसी नेट का आप एग्जाम दोगे। यूजीसी नेट का एग्जाम देने के बाद में आपके जो स्कोर है, मान लो कि वो 200 समथिंग बन जाते हैं, एंड इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया था जिसमें आपके जो मार्क्स थे वो 180 थे, यानी कि 180 थे। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या रहा है? सबसे पहले तो आपने अपने मार्क्स देख लिए हैं कि इस बार आपके जो नंबर है वो आपको कितने मिले हैं, 200 नंबर मिले हैं। असेसमेंट आपने क्या किया? आपने सारा डेटा को आपने देखा, फिर आपने कंपेयर कर लिया कि पिछली बार कितने मिले थे, अब की बार कितने मिल गए हैं। ये सब चीजें हो जाएंगी अपने आप की। फिर आप प्रोग्रेस आप चेक करोगे ना कि अच्छा पिछली बार 180 थे एंड इस बार मेरे 200 है, यानी कि 20 नंबर से मैंने प्रोग्रेस की है। ये हो जाएगा आपका असेसमेंट। मूल्यांकन में क्या होगा कि अगर मेरा इतना अच्छा स्कोर रहा है तो वो किस वजह से रहा है, आप जजमेंट दोगे यहाँ पर। एंड अगर आपको लगता है कि कट ऑफ से अगर आप इतना पीछे हो, एग्जाम्पल के लिए कि 200 नंबर आए हैं बट लेकिन आपको 210 चाहिए थे, अगर आपके 10 नंबर वो कम है, तो यहाँ पर आप उस चीज का भी मूल्यांकन करो कि 10 नंबर कम है तो मुझे किस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए कि पेपर 2 में तो मैंने सब सही से किया, बट मुझे पेपर 1 में ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। इस टाइप की जो जजमेंट रहती है वो होता है आपका मूल्यांकन। इज इट क्लियर? तीनों चीजें, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, सभी को बताइए। एक बार पढ़ लो, ये 3 चीजें क्लियर हो जाएगी तो थम्स अप कर देना। अपने शब्दों में लिखना चाह रहे हो तो लिख लो अच्छे से, एग्जाम्पल्स आप सभी के पास में। 2 मिनट लो, आराम से लिखो इसको और पढ़ भी लो। लिख लिया आपने? अनामिका लिख लिए? यस मैम। ये तो गुस्सा भी कर रहा है, इतना इतना गुस्से वाला मुंह क्यों बना रखा है आपने? गुस्सा आ रहा है? गुस्सा वाला नहीं है, नींद आ रही है मुझे बहुत। सो क्या आया करो, ऐसे मत किया करो, सो जाया करो। नेक्स्ट वीक से मैं टाइमिंग चेंज करूंगी ना, प्लीज सो के आना सबके सब। ठीक है, ये 4 से 5 जो क्लास करते नहीं, 4 से 5 अपना सोने का टाइम बना लेना भले ही। ठीक है, चलिए डन, सारी चीजें क्लियर एकदम। ओके, करते हैं फिर हम आगे। ओके, फिर अभी हम बात करेंगे यहाँ पर फंक्शंस एंड पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की कार्य एवं उद्देश्य। अच्छा, ये जो 3 चीजें थी मैं चाहती थी कि इनके बीच में आपको डिफरेंस पता चले जो हमें बताया गया है। ठीक है, मेन अभी यहाँ पर हम मूल्यांकन के ऊपर ही हम ध्यान देंगे। क्या क्या सब चीजें रहेंगी? फीडबैक एंड रेमिडिएशन। ठीक है, अच्छा मूल्यांकन का काम क्या होता है और उसके उद्देश्य क्या होते हैं? फीडबैक एंड रेमिडिएशन। जब भी आप किसी भी चीज का आप मूल्यांकन करते हो ना, तो वो क्या हेल्प करता है? वो आपको फीडबैक देता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने कोई भी टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद में आपको आपके मार्क्स मिल गए, आपने अपनी प्रोग्रेस देख ली है, फिर आप क्या करो? आप उस चीज का जब आप मूल्यांकन करो तो मूल्यांकन से आपको क्या पता चल रहा है
कि आपके लर्निंग गैप्स कहाँ रह गए हैं, यानी कि कमी का पता लगेगा ना आपको आपकी, हाँ या ना, कमी का ही तो पता लगेगा जब मूल्यांकन करोगे। आपके जो भी लर्निंग गैप्स रह गए हैं उस चीज को आप आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाओगे। बिल्कुल ठीक है। टू प्रोवाइड टारगेटेड रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको मूल्यांकन के थ्रू अपने लर्निंग गैप्स का पता लगता है, ठीक है, कि अच्छा कहाँ पर गैप रह गया है, कितना हमें अभी और करना है, कमी कहाँ पर रह गई है और उस कमी का उपचार किस तरीके से करना है। ये हमारा एक पहला फंक्शन हो सकता है किस चीज का, मूल्यांकन का। इज इट क्लियर सभी को, उद्देश्य बताया अभी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मोटिवेशन एंड गाइडेंस, बिल्कुल काम कर सकता है। मूल्यांकन से आपको मोटिवेशन भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है कि अच्छा 200 तक तो पहुंच चुके हैं, अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे, ठीक है, तो शायद हम अच्छा स्कोर भी हम कर सकते हैं। तो मोटिवेशन की तरह भी ये हमारा काम करता है, इवेल्युएशन करेगा ना मोटिवेशन की तरह, कि इतना तो कर लिया हमने कि 200 तो मतलब हमें मार्क्स मिल चुके हैं, 205 चाहिए, तो यानी कि मोटिवेशन क्या रहेगा कि बस 5 नंबर की मेहनत अगर और कर लेंगे ना तो बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन का भी काम करता है और गाइडेंस का भी काम करता है, ठीक है। एनकरेजेस लर्नर्स टू वर्क हार्डर। अच्छा गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन की तरह किस तरीके से काम करता है, आपको पता चले कि हाँ पेपर 2 तो सही जा रहा है बट पेपर 1 के भी डीआई वाले पार्ट में थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, यानी कि मार्गदर्शन का भी काम कर रहे हैं कि किस चीज पर ज्यादा आपको फोकस करना है। इज इट क्लियर सभी के लिए, मोटिवेशन एंड गाइडेंस। नेक्स्ट आ जाएगा प्लानिंग एंड करिकुलम। बिल्कुल, जब आप इवेल्युएशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी नेक्स्ट जो भी स्ट्रेटेजी है उसको किस तरीके से प्लान करना है, ठीक है, एंड अपने करिकुलम को किस तरीके से रिवाइज करना है, ये सब चीजें भी आपको इवेल्युएशन के थ्रू ही पता लग जाती है, ठीक है। ये टीचर्स के लिए भी हेल्प करता है एंड जो बच्चा खुद से स्टडी कर रहा है उसके लिए भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने कुछ पढ़ाया है, बच्चे का जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं मुझे कम दिख रहे हैं, तो मैंने जब उन सब चीजों का मूल्यांकन किया, मैंने जब इवेल्युएट किया तो मुझे इसका पता लगेगा कि अच्छा मुझे नेक्स्ट अपना करिकुलम में किस तरीके से डिजाइन करूं, किस तरीके से मैं प्लान करूं कि हाँ बच्चे को भी हेल्प मिले। इज इट क्लियर सभी के लिए, इवेल्युएशन से ये भी सब चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोग्नोसिस एंड सिलेक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। मैम सिलेक्शन तो ऐसे होगा ना कि जो हमने इवैल्यूएट किया कि अब हम सेलेक्टिवली मटेरियल को पढ़ेंगे जिनसे हमारा स्कोर अच्छा होगा, सिलेक्शन पे तो ये आएगा। हाँ, और वही चीज आपकी प्रोग्नोसिस में भी है कि अगर आपने सिलेक्शन कर लिया कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए, सिलेक्ट तो मैंने कर लिया है, मैं सिलेक्ट कर क्यों रही हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही मैं अनुमान लगाकर चल रही हूँ कि हाँ अगर ये सब चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं हाँ फ्यूचर परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, ये होगा ना। अभी आपने नेट का एग्जाम दिया, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अब आपने देख लिया कि किन सब चीजों पर अच्छे से ज्यादा पढ़ना है, यानी कि सिलेक्ट तो आपने कर लिया। सिलेक्ट आपने क्यों किया है, क्योंकि आपको फ्यूचर परफॉर्मेंस आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि अच्छा अगर मैं डीआई अपना अच्छा कर लूं तो फ्यूचर परफॉर्मेंस यानी कि नेट के पेपर मेरा अच्छा हो सकता है स्कोर, यही तो होगा। इज इट क्लियर, ये चारों पॉइंट्स क्लियर है एकदम, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी को क्लियर हो गया। हाँ जी, प्रिया, दीक्षा, अदिति, मिताली ऑल्सो, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन टेक्निक्स। अभी हम इसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हो जाएगी हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। मूल्यांकन करने के भी तो कुछ तरीके होंगे, कुछ प्रकार होंगे, कुछ इसकी तकनीक रहेगी, ठीक है, तो इसके बारे में भी अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगी हमारी क्वांटिटेटिव कि मूल्यांकन करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं मूल्यांकन के थ्रू, ठीक है, ओके सॉरी, मूल्यांकन किस तरीके से करना है। सबसे पहले होगा आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होगा, रिटर्न, ओरल एंड प्रैक्टिस एग्जामिनेशंस। एग्जांपल के लिए कि मैंने आपका टेस्ट ले लिया,
टेस्ट भी दो तरीके से, या तो रिटन टेस्ट या फिर वो ओरल टेस्ट है, दोनों ही तरीके से फिर मैंने आपको मार्क्स दे दिए एंड फिर उस मार्क्स के बेसिस पर ही मैं आपका मूल्यांकन कर रही हूँ। ये हम सभी ने स्कूल लाइफ में हमने फेस किया है ये, हाँ या ना, एक्सपीरियंस किया ना सभी ने, ये यही तो होता था, एग्जाम्स भी ऐसे ही होते थे। अच्छा, आपके वो वाले भी एग्जाम रहे होंगे ना कि एक दिन लिखने वाला एग्जाम है फिर एक दिन सुनने वाला एग्जाम है, रहे हैं किसी एग्जाम वो वाले? क्या बात है, ठीक है। सो एडवांटेजेस क्या रहेंगे देख सकते हो, डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहेंगे ये सब चीजें भी आप देख सकते हो, ठीक है। आप सभी ने ये सब चीजें एक्सपीरियंस की है तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक आ जाएगा आपका क्वालिटेटिव टेक्निक्स, यानी कि गुणात्मक तकनीकें। गुणात्मक तकनीकी में क्या हो गया, यहाँ पर मार्क्स के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बाकी सब चीजों के बारे में बात हो रही है। इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन, यानी कि मैं बच्चे को ऑब्जर्व करूंगी कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है क्वालिटेटिव की तरीके से। एग्जाम्पल के लिए कि पहले ये जो बच्चा था ना, ये किसी की बातें सुनता नहीं था, बट अब इसके अंदर पेशेंस इतना आ चुका है कि हाँ अब ये सबकी बातें सुन रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया एंड उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही मैं बच्चे का मूल्यांकन भी कर रही हूँ। क्या ये चीज हो सकती है? क्या ये चीज हो सकती है? ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन होगा आपका। इंटरव्यूज के तरीके से भी हो सकता है, बच्चे से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए आपने, बच्चे किस तरीके से रिप्लाई कर रहा है तो उस तरीके से आप समझ जाओगे कि बच्चे का मूल्यांकन किस तरीके से करना है। एग्जाम्पल के लिए कि 5 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, ज्योति से पूछे, 5 क्वेश्चंस मैंने प्रिया से, 5 क्वेश्चंस किसी और से मैंने ऐसे पूछ लिए, तो मैं क्या कर पा रही हूँ, मैं हर एक बच्चे का मूल्यांकन कर पाऊंगी ना, कर पाऊंगी, बिल्कुल। चेकलिस्ट का क्या मतलब है? चेकलिस्ट का मतलब है जांच सूची। एग्जाम्पल के लिए कि मैंने ना एक लिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने 7 से 8 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बच्चा क्या सुनने के लिए पेशेंटली बच्चा सुन रहा है, अगर सुन रहा है तो उसपे मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। क्या बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो ठीक है, अगर ठीक है तो मैंने उस पे एक टिक लगा दिया, ठीक है। क्या बच्चा जो है डिसिप्लिन है बहुत ज्यादा, तो मैंने उस पे टिक लगा दिया। क्या बच्चा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहा है, तो मैंने उस पे टिक लगा दिया। क्या बच्चा जो है अपने काम को लेके उसके अंदर डेडिकेशन बहुत ज्यादा है, तो मैंने उसके ऊपर एक टिक लगा दिया। ये होती है हमारी चेकलिस्ट, यानी कि मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं एंड बच्चे के अंदर वो सब क्वालिटीज है या नहीं है उसके हिसाब से मैं उसका मूल्यांकन कर रही हूँ। क्या ये एक तरीका हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। एक आता है आपके पास में एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, इसका क्या मतलब होगा? इजी वाला तो खुद बता देते हो, मुश्किल वाला हमसे पूछ लेते हो। इंटरव्यू पूछते ना हमसे, वो तो नहीं पूछा। ऑब्जर्वेशन पूछते हमसे, वो तो नहीं पूछा। चेकलिस्ट का भी कुछ ना कुछ बता ही देते, वो तो नहीं पूछा। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बताइए। मैम पुराने रिकॉर्ड्स को देख के इवैल्यूएशन करना। पुराने रिकॉर्ड्स को देख के तब करना evaluate, ठीक है। हाँ जी प्रिया बताइए। मतलब उन्हीं को बोलते हैं एग्जाम्पल सेट होते हैं ना जिनसे कि अरे दीज आर लाइक जिनके एग्जाम्पल दे दे के लोग बात करते हैं, दोज आर कॉल्ड एनेक्डोटल थिंग्स। जिनके एग्जांपल्स दे दे के लोग बात करते हैं। एग्जांपल के लिए एग्जांपल दे के बताओ। जैसे हम नहीं बोले थे अरे हमारे घर पे ऐसा होता था, हमारे ऐसा हुआ था, उस केस में ऐसा हुआ था, ऐसे कई बार बोलते हैं ना, दोज आर कॉल्ड एनेक्डोट, जिन्होंने एक एग्जांपल सेट किया ठीक है है। एंड दे रिकॉर्डेड। ओके ओके, बिल्कुल यही है। एंड ये चीज आपकी यहाँ पर दी गई कि डिस्क्रिप्टिव लॉग्स ऑफ इवेंट्स, यानी कि इवेंट्स देखो, एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि हाँ एक एग्जांपल के थ्रू कि ऐसा है तो इस तरीके से है, बट लेकिन ज्यादा अच्छी डेफिनेशन इसकी ये रहेगी डिस्क्रिप्टिव लॉग्स ऑफ इवेंट्स। यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर मैं इस टीचिंग एप्टीट्यूड के तरीके से पढ़ाऊं, यानी कि पूरे एक साल में आपके स्कूल में मतलब कि इवेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, होता है ना ऐसा कि स्कूल्स में इवेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं एंड हर एक मतलब कि जो भी होता है आपको कुछ भी फंक्शन वगैरह हो रहा है तो उसके कहीं ना कहीं कुछ ना एक थीम भी रहती है एंड वो थीम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक एग्जाम्पल भी सेट करते हैं कि हाँ हम चाहते हैं कि इस थीम से बच्चा ये चीज सीखे। क्या ये चीज होती है? होता है ना ऐसा
कि एक एग्जाम्पल हम सेट करके रखते हैं कि इस चीज से ना बच्चा ये चीज सीखेगा, उतनी चीजें बच्चा सीख पा रहा है, इस चीज का भी रिकॉर्ड रखना जो कि आपका काफी लंबे टाइम तक चल रहा होता है। ठीक है, इज इट क्लियर सभी के लिए? इवेंट से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट आती है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। इसका क्या मतलब होगा? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स वो इकट्ठ कुछ बोल रहे हो? डेटा जमा किया गया है या जो भी हिस्ट्री रही है बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, वो वही है कि डेटा जमा किया गया है, बच्चे जो पूरी हिस्ट्री रही है, होलिस्टिक स्टूडेंट प्रोफाइल। ठीक है, कि एक टाइम के अंदर में कि बच्चे की जो भी एकदम होलिस्टिक, इसमें सब एक चीजें होती है, पूरी होलिस्टिक के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये होता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ये हो गया आपकी क्वालिटेटिव टेक्निक। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप खुद से देख ही सकते हो, बताने की जरूरत है मुझे? एक बार पढ़ लो। फ्लेक्सिबल हो जाएगा, कवर्स अफेक्टिव साइकोमोटर ग्रोथ हो जाएगी, प्रोवाइड्स रिच कॉन्टेक्स्ट ऑन स्टूडेंट बिहेवियर, ये सब एडवांटेज हो जाएगी। डिसएडवांटेज सब्जेक्टिव है, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, हार्डर टू समराइज और कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड विजुअल डेटा। कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो कि हाँ हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में बता दो कुछ भी। क्लियर हो गया तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। बढ़े आगे? ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन बाय फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखो ये ना आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? क्लासिफाई किया है, यानी कि आपने चरण बता दिए फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो जब आप कोई चीज सिखाते हो ना बच्चे को, सिखाने के टाइम पर भी आप क्या कर रहे हो? आप बच्चे का मूल्यांकन करते हुए चलते हो। एग्जाम्पल के लिए क्या सब चीजें रहेंगी? सबसे पहले हो जाएगा आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट होता है आपका एंट्री बिहेवियर। एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट आपके पास में आया है जिसने कभी योग नहीं किया है एंड वो योग सीखना चाहता है, तो आप उसको किसी स्थान पे तो रखोगे ना कि अच्छा ये बिगिनर लेवल है। तो आपने क्या किया? आपने उसका मूल्यांकन कर दिया बच्चे का, एंड आपने उसको एक प्लेसमेंट, एंड आपने उसको एक प्लेस में रख दी। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब आप बच्चे को किसी प्लेस पर रखते हो, कि बच्चे ने कभी योगा ही नहीं किया तो बिगिनर लेवल हो गया ना, आपने उसको एक प्लेस पे रखा ना, आपने उसको एक स्थान पे रखा ना, एंट्री बिहेवियर हो गया आपका। बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिंस, अभी तक आपने उसको योग सिखाया नहीं है, सिखाने से पहले ही आपने उसको एक प्लेस पर रख दिए, दैट इज प्लेसमेंट। इज इट क्लियर सभी के लिए? क्लियर हो गया। फिर आता है आपके पास में फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होता है ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोग्रेस। इसमें क्या रहेगा? जब आप बच्चे को सिखा रहे होते हो ना, सिखाते सिखाते आप कर रहे हो, प्रोसेस ओरिएंटेड, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक। एग्जांपल के लिए कि अब आप बच्चे को सिखा रहे हो, सिखाते हुए कि ना सबसे पहले आपको अपने हैंड स्ट्रेट करने हैं, फिर इस तरीके से करना है। क्या बच्चा वो सब चीजें वैसे ही कर पा रहे हैं जैसे जैसे आप बता रहे हो? ठीक है, क्या बच्चा वैसे ही कर पा रहा है जैसे जैसे आप बता रहे हो? ठीक है, एंड आप उसको इमीडिएट फीडबैक भी दो कि अच्छा नहीं, वो आपके जो हैंड है वो स्ट्रेट नहीं है, आपको इस तरीके से स्ट्रेट करने हैं। यानी कि जब आप टीचिंग कर रहे हो ना, ये उस टाइम का रहता है। इज इट क्लियर? छोटी छोटी सब चीजें हैं, ओके। फिर हो जाएगा आपके पास में डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा कि एग्जाम्पल के लिए अभी क्या हो रहा है कि बच्चे को ना बैक बेंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बैक बेंडिंग क्या, आप उसको चक्रासन की ड्रिल करा रहे थे, बहुत छोटी मोटी आप उसको ड्रिल करा रहे थे चक्रासन से रिलेटेड ही, एंड बच्चे को उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इस चीज का पता लगाओगे कि बच्चे को प्रॉब्लम हो क्यों रही है। ठीक है, प्रॉब्लम का पता लगाओगे, एंड फिर प्रॉब्लम का पता लगाने के बाद में आप उसको रेमेडी दोगे। ठीक है, यही तो होगा। डॉक्टर के पास में जाते हो तो ये सब चीजें तो रहती हैं। डॉक्टर पहले बीमारी का पता लगाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम आपको हो क्यों रही है, फिर आपको रेमेडी देता है। ठीक है, ये सब चीजें होगी।
फिर हो जाएगा आपका समेटिव में क्या हो जाएगा कि अब आपकी पूरी क्लास खत्म हो चुकी है। अब आपने बोला कि देखो सारी ड्रिल्स अब आपकी हो चुकी है, जहां पर आपको प्रॉब्लम थी वो सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब समेटिव है, अब आप प्रॉपर करके ही देख लो चक्रासन कि कितना हो पा रहा है, एंड फिर लास्ट में आप उसका मूल्यांकन कर दोगे। इज इट क्लियर? ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया है कि योग के उसमें कि योग वाले आपकी क्लास किस तरीके से कर रही है। ठीक है, अब इसको अगर वैसे देखोगे, सो प्लेसमेंट सबसे पहले एंट्री बिहेवियर की बच्चे ने पहले कितना सीख रखा है उस हिसाब से आप उसको इस जगह पे रखोगे। ठीक है, इज इट क्लियर कि बच्चे ने कभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा ही नहीं है, तो मैंने उसको एक जगह पर रखा होगा कि अच्छा ये उसका एंट्री बिहेवियर हो गया। फॉर्मेटिव में कैसे रहेगा, स्कूल्स में जो हमारे यूनिट टेस्ट नहीं होते थे वो हो गए हमारे फॉर्मेटिव। डायग्नोस्टिक में क्या हो गया कि बच्चों को लग रहा है कि इन सब चीजों में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चे को ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है, पहले उसका पता लगाओ फिर उसका उपचार कर दो। समेटिव में क्या रहेगा, समेटिव आपका यूजीसी नेट जो एग्जाम आप देने जाओगे वो बिल्कुल समेटिव हो चुका है, बिल्कुल हो गया ना कि वो बिल्कुल एंड में हो गया आपका। तो एनुअल एग्जाम्स हो गए, फाइनल जो डिग्रीज होती है। इन चारों में कोई दिक्कत नहीं? थक चुके हो क्या? अनामिका तो थक चुकी है, बट मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट ये पीडीएफ तो मैं कंप्लीट कर ही दूं। 1 2 3 4 बताओ, हिम्मत है तो बताओ कि पढ़ सकते हो, वरना फिर कल करेंगे, जबरदस्ती नहीं है कुछ भी। मैम कल करना। कल कर लेते हैं, ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम करते हैं कल।